कि हम लोग आज 11:30 बजे यूट्यूब लाइव आएंगे। विषय बार एंड बेंच। विषय बार एंड बेंच। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहां दो सेगमेंट है, एक बार दूसरा बेंच। और हम सब जानते हैं बार और बेंच के बीच एक अनाश्रय संबंध है। एक बेटर कोऑर्डिनेशन अगर बनता है तो हमारे जो प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस, ये स्मूथली चलता है। और अगर इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होता तो फिर वो हमारे जुडिशियल प्रोसेस में बाधा आ जाते हैं, विघ्न आ जाते हैं, ट्रबल्स होते हैं। तो बार, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर स्टेट में एक स्टेट बार काउंसिल होता है और एक टाइम पीरियड के बाद हर स्टेट की बार काउंसिल के लिए इलेक्शन होता है और वह इलेक्शंस मेंबर्स के होते हैं। फिर उन मेंबर में से चेयरमैन चुना जाता है। तो हाल फिलहाल में हमारे स्टेट बार काउंसिल ऑफ झारखंड के भी इलेक्शंस होना तय है। आपकी जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शंस होंगे। तो हम सभी जितने भी हम लोग एडवोकेट्स जो स्टेट बार्स के काउंसिल के मेंबर हैं, चाहे वो कोई भी एडवोकेट एसोसिएशन का क्यों ना हो, प्रत्यक्ष रूप से हम लोग इस इलेक्शंस में भाग लेंगे और अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को चुनकर भेजेंगे ताकि हमारे बात को जो है हमारे एडवोकेट्स के इश्यूज को एड्रेस करे। और हमारे इश्यूज तो अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं में से आइडेंटिफाई करके हमारे जो मेन कोर इश्यूज है उसको जो है रख सके और हमारे उसको रिजॉल्व कर सके, ऐसा हम लोग का एक्सपेक्टेशन है। और इसके लिए हम सब जो है रिस्पॉन्सिबल है कि हम अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को स्टेट बार काउंसिल्स के इलेक्शंस में लाए। अब जो हम लोग के डिस्कशंस का विषय है आज, जो मैं डिस्कस करूंगा मेनली, वो एक क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल है और थॉटफुल है। Whether it is justified or legally proper if sitting judge, for example, a high court or Supreme Court justice makes oral or public remarks from the bench alleging that the state government or chief secretary or the other senior official such as CO, BDO, DC, etc. are involved in corruption, taking money for transfer and posting, etc. Whether such statement itself can amount to get legal or judicial misconduct or offense by the judge? This is the questions. Friends, this is the questions. और इसी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसी के इर्द गिर्द जो है आज की जो है हमारा डिस्कशंस रहेगा। तो क्वेश्चंस एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। Whether it is justified for legally proper if a sitting judge, for example a high court or Supreme Court judge, makes oral or public remarks from the bench alleging that the state government, chief secretary or other senior officials such as CO, BDO, SDO, DC are involved in corruptions, taking money. What type of the corruption? Taking money for transfer and posting, etc. Whether such a statement itself can amount to illegal or judicial misconduct or offense by the judge. तो फ्रेंड्स एकदम साफ क्लियर है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि कोई भी जजेस, एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने बेंच में बैठकर ये रिमार्क्स करते हैं, ओरल कमेंट पास करते हैं कि आपके चीफ किसी स्टेट के बारे में
किसी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के बारे में या अदर सीनियर ऑफिशियल्स के बारे में, सच एज द सीओ, बीडीओ, एसडीओ, डीसी, कि आप सब तो इन्वॉल्व हैं तोलाबाजी करने में, आप सब तो इन्वॉल्व हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसा लेने में, आप सब तो इन्वॉल्व है करप्शन में, आप को इंक्वायरी करा दें। दिस टाइप ऑफ द अगर स्टेटमेंट ओरली पास करते हैं, रिमार्क्स पास करते हैं, तो क्या whether such a statement itself can amount to a legal or judicial misconduct or offense by the judges? तो क्या ऐसे स्टेटमेंट एक लीगल और जुडिशियल मिसकंडक्ट माना जाएगा या ऑफेंस जज के द्वारा ऐसी कृत्य जो है ऑफेंस माना जाएगा? ये सवाल है। अब इस सवाल का जो है हम लोग जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जवाब स्पष्ट है फ्रेंड्स, अगर हम लोग जुडिशियल अथॉरिटी एंड लिमिट्स को जाने तो इसका जवाब क्लियर हो जाएगा। जजेस हैव वाइड पावर टू कमेंट्स ऑन एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग with the course of judicial proceeding, especially when corruptions, maladministrations or abuse power is appropriate the case before them. तो फ्रेंड्स, अगर किसी जज के पास, आइदर वो हाई कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, उनके पास कोई स्पेसिफिक केस आया है और उस केस में ऐसा लगता है कि ये मल एडमिनिस्ट्रेशन है, करप्शन है, एब्यूज ऑफ पावर है, तो डेफिनेटली वो ऐसा कोई कमेंट पास कर सकते हैं और अपने ऑर्डर भी पास करेंगे, जजमेंट भी पास करेंगे। हाउएवर सच पावर आर नॉट अनलिमिटेड, लेकिन फिर भी ये जो पावर है जजेस के, अनलिमिटेड पावर नहीं है। इफ रिमार्क्स आर रिलेवेंट टू द केस, अगर ऐसे कोई रिमार्क्स किसी केस से रिलेट है, तो इफ इशू ऑफ करप्शन, इलीगल ट्रांसफर और मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशंस इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड एंड द जज मेक्स ऑब्जर्वेशंस टू अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ, द रिमार्क्स में बी जस्टिफाइड। चूंकि ये स्पेसिफिक केस से रिलेटेड है, वो केस डील कर रहे हैं, उनको जो है अपना जजमेंट पास करना है, ऑर्डर पास करना है, डिलीवर करना है, और उनको लगता है प्राइमा फेसी और व्हाटएवर द सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के इलीगल ट्रांसफर का इशू है, मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशंस का है, और रिकॉर्ड से इसे पता चलता है, तो डेफिनेटली वो ऑर्डर भी पास करेंगे, ऐसे रिमार्क्स भी पास करेंगे, अपना ऑब्जर्वेशंस करेंगे टू अपहोल्ड द लॉ। उस लॉ के हिसाब से द रिमार्क्स में भी जस्टिफाइड, और ऐसे रिमार्क्स जस्टिफाइड होगा। इन दैट केस इट वुड नॉट बी एन ऑफेंस, इट इज ए पार्ट ऑफ द जुडिशियल रीजनिंग। ऐसे केस में ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा और इसको एक जुडिशियल रीजनिंग का पार्ट माना जाएगा। इट इज ए पार्ट ऑफ द जुडिशियल रीजनिंग, ये जुडिशियल रीजनिंग का पार्ट होगा। अब हमारी दूसरा सिचुएशन आते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा सिचुएशन, इफ रिमार्क्स आर बियॉन्ड द केस, अगर कोई जज अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि अरे आपके झारखंड के जो है चीफ सेक्रेटरी ऐसे इन्वॉल्व है, सीओ को कह रहे हैं कि आप करप्शन में इन्वॉल्व है, आप ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो ऐसे एक क्या कहते हैं, जजेस के जो एक नो हाउ के ऊपर जो है रिमार्क्स करते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, उनके जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हो सकता है वो न्यूज़पेपर हो, किसी 10 आदमी से मिला हो, 10 आदमी से बात किया हो, उससे लेकर अगर यानी पर्टिकुलर कोई केस नहीं है, इफ रिमार्क्स आर बियॉन्ड द केस, इफ द जज विदाउट एविडेंस और केस रिकॉर्ड makes sweeping allegation against the entire state government or named officials, that may be considered. इसको कैसे कंसीडर किया जाएगा? Judicial impropriety and misconduct under the Judge Inquiry Act 1968 or under Articles 124 subsections 4 sub article 4 217 1B of the Constitution. तो फ्रेंड्स,
वेरी क्लियर हो गया। अगर किसी जज के पास कोई केस नहीं है, केस इन हैंड में वो कोई रिमार्क्स नहीं देते, बल्कि एक हाइपोथेटिकली कोई रिमार्क्स करते हैं, और ऐसे रिमार्क्स किसी स्टेट गवर्नमेंट के विरुद्ध, किसी स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी के विरुद्ध, स्टेट गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल सच एज सीओ, एसडीओ, डीसी, बीडीओ, इनके विरुद्ध अगर कोई रिमार्क्स करते हैं तो ऐसे जुडिशियल इम्प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, और मिसकंडक्ट अंडर द जज इंक्वायरी एक्ट 1968 और अंडर आर्टिकल्स 124 सब आर्टिकल 4, आर्टिकल 217 अंडर ब्रैकेट 1 अंडर ब्रैकेट बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। फ्रेंड, हम लोग आगे और थोड़ा चर्चा करते हैं, देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल पोजीशंस क्या है, लीगल रेफरेंस एक्सप्लेनेशंस, आर्टिकल 121 and articles 211, parliament or state legislative cannot discuss conduct of judges except for removal, but judges themselves must also exercise restraint. This principle comes from the judicial discipline. Friends, article 121 and 111, parliament or state, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कैन नॉट डिस्कस कंडक्ट ऑफ जजेस। जज जो कोई काम किसी केस में जो है इन्वॉल्व है, उसको जजमेंट प्रोनाउंस करना है, जजमेंट डिलीवर करना है, तो आपने जो है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो फाइल में लगा हुआ है उसको देखते हुए और उससे रिलेटेड जो है वो कमेंट पास कर सकता है। और इस कमेंट पास करने में कोई भी पार्लियामेंट के जो मेंबर है या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो किसी तरह का डिस्कस कंडक्ट नहीं करेगा, कोई तरह का इसमें जो है उसकी पावर नहीं है। बट जजेस देमसेल्फ मस्ट आल्सो एक्सरसाइज रिस्ट्रेन। दिस प्रिंसिपल कम फ्रॉम द जुडिशियल डिसिप्लिन। लेकिन जजेस को चाहिए कि वो जो है उनके केस इन हैंड के अलावा किसी ऐसे हाइपोथेटिकली किसी कमेंट ना करे। ये जो है प्रिंसिपल कम्स फ्रॉम द जुडिशियल डिसिप्लिन, एक जुडिशियल डिसिप्लिन की मैटर है। आगे आर्टिकल 50 हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया। जजेस मस्ट अवॉइड पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेंट्स। जजेस को जो है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेंट से अवॉइड करना चाहिए, उसको अलग रहना चाहिए। इस संदर्भ में हमारे सुप्रीम कोर्ट के केस है केएस वेंकटरमन, ऑल इंडिया AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट 375, held that judges must confine themselves to facts and issues before them and avoid public criticism of government functioning not related to case। एकदम क्लियर कह रहा है कि केस वेंकटरमन AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट 375 में कहा गया कि जजेस को अपने केस से मतलब रखना चाहिए, उसमें उसका फोकस करना चाहिए, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा हुआ है, फाइल में नथी किया हुआ है, उसमें अपनी बातें को रखना चाहिए। और एक पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग नॉट रिलेटेड टू द केस, जो केस से रिलेटेड नहीं है, उससे किसी तरह से डिस्कशन से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कुछ और केसेस देख लेते हैं फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद नईम AIR 1964, सुप्रीम कोर्ट 707, very important. The court held that judge should not make disparaging remarks against the officials or parties unless necessary for the case. Such remarks can be expunged. Such remarks can be expunged. ऐसे रिमार्क्स को एक्सपांड माना जाएगा। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद नईम AIR
1964 SC 707, very important. Friends, the court held that judges should not make disparaging remarks against officials or parties unless necessary for the case. Such remarks can be expunged. Judges Inquiry Act 1968, if the remarks or actions amount to misconduct, it can be ground for removal of inquiry. अगर ऐसा करता है तो ये ग्राउंड हो सकता है कि उसको रिमूव करने का। ऑफेंस और मिसकंडक्ट, कब ऐसे उसको ऑफेंस माना जाएगा और मिसकंडक्ट माना जाएगा? तो फ्रेंड्स, वेरी क्लियर कि हम लोग जो है एक बात तो देखें कि it is not a criminal offense under IPC unless the judge act maliciously, disclose confidential information or accepts benefits which is not what। तो हमारे जो अभी हम लोग जो डिस्क्राइब किए कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में रिमार्क्स पास करना कि आपके गवर्नमेंट तो पूरा इन्वॉल्व है चंदा इकट्ठा करने के लिए, यानी तोलाबाजी करने के लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसा पैसा कलेक्शन करने के लिए, या फिर जो है आप इन्वॉल्व हैं, आपके सेक्रेटरी इन्वॉल्व हैं, जमीन को जो है जमीन माफिया से मिले हुए हैं, सच एंड सच, तो इट इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस अंडर आईपीसी। ऐसे अगर रिमार्क्स करते हैं तो जज के लिए ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है आईपीसी में। अभी जो हमारे भारतीय नागरिक संहिता जो है इसमें जो है वो जो है क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। मिलासियसली अब कह रहे हैं कि अनलेस, जब तक कि वो मिलासियसली एंड डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और एक्सेप्ट बेनिफिट्स व्हिच इज नॉट। तो हमारे अगर जजेस कोई मिलासियसली इन्वॉल्व है, किसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दे रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहे हैं और इसके बेनिफिट में कोई बेनिफिट एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। आप जानते होंगे कि क्या कहते हैं, कभी कभी बड़े मात्रा में जो है ह्यूज मनी मिल जाते हैं। तो ऐसे जब तक कृत्य नहीं होता तब तक इसको जो है मनी, सिंपली ये कहने का मतलब है कि अगर कोई रिमार्क्स पास करते हैं कोई जजेस तो उसको हमारे पैनल कोर्ट्स के अंदर जो है आपको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, बट इट कैन अमाउंट ऑफ द जुडिशियल मिसकंडक्ट। लेकिन इसको जो है जुडिशियल मिसकंडक्ट माना जा सकता है, ये जो है जुडिशियल मिसकंडक्ट का एक पार्ट हो सकता है। इररिलेवेंट टू द केस, अगर वो उस पर्टिकुलर इन हैंड केस जो है जजेस के पास है उससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी अगर कोई डेरोगेटिव रिमार्क्स पास करते हैं, किसी जूनियर एडवोकेट्स को ह्यूमिलिएट करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में ये जो है जुडिशियल मिसकंडक्ट माना जाएगा बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन एंड डैमेजिंग टू ए पब्लिक ट्रस्ट इन इम्पार्शियलिटी। उनके ग्राउंड क्या है कि बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन, वो अपना पर्सनल ओपिनियन दे दिया। कैसे पर्सनल ओपिनियन दे दिया? इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज द न्यूज़पेपर से उसको कोई जानकारी मिला, 10 आदमी उनके साथ बैठते हैं, उनको जानकारी दिया, किसी सोशल मीडिया से जानकारी मिला, इसके हाइपोथेटिकली वो ब्रेन में एक ऐसा लगा लेते हैं कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो है ये करप्शन से इन्वॉल्व है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेते हैं। ऐसी बातें अगर वो करते हैं तो जैसे कि हम लोग कहेंगे कि इसको जुडिशियल मिसकंडक्ट कहा जाएगा, लेकिन इसको जो है हमारे पैनल कोड के अंदर जो है ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग काफी चर्चा किए और फिर हम लोग जो है इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। सच कंडक्ट कैन बी एग्जामिन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कोलिजियम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। फ्रेंड्स, अभी क्या है कि हम लोग इश्यूज को समझ गए कि ये तो क्या है, जुडिशियल मिसकंडक्ट है, हम जान गए, लेकिन इससे हमें एक नजात कहां से मिलेगा, इससे हम कैसे रिलीफ मिल सकते हैं?
तो सच कंडक्ट कैन बी एग्जामिन्ड हो सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इसको एग्जामिन कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको एग्जामिन कर सकता है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को जो है लाया जा सकता है। अब हमारे पास क्या क्या रेमेडीज है, हम इसको कैसे करेंगे? इफ सच रिमार्क्स आर मेड पब्लिकली और जुडिशियल ऑर्डर, द अफेक्टेड गवर्नमेंट और ऑफिसर कैन, अभी हमने डिस्कस किया कि कह रहा है कि आपकी जो है गवर्नमेंट करप्शन से लिप्त है, आपके जो है चीफ सेक्रेटरी ऐसे जो है कलेक्शन करते हैं सच एंड सच। तो ये जो अगर ऑफेंस है तो ऐसे ऑफेंस के लिए अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है तो जाहिर सी बात है, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऐसे एलिगेशन है और पर्टिकुलर केस से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है जज जो है उस केस में जो है अपना ऑर्डर पास करेंगे। तो अगर ऐसे ऑर्डर से सरकार को लगता है कि एग्रीड है, तो उस फाइल रिव्यू और रिकॉल एप्लीकेशन, और रिव्यू के लिए ये रिकॉल एप्लीकेशन दे सकते हैं बिफोर द सेम कोर्ट टू ए एक्सपंज रिमार्क्स। ऐसे एक्सपंज रिमार्क्स जो दिया है, उस एक्सपंज रिमार्क्स के लिए स्टेट जो है या पर्टिकुलर एग्रीड पर्सन जो है वो रिव्यू के लिए या रिकॉल एप्लीकेशन दे सकता है। सपोर्टेड बाय स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद नईम सुप्रा, अभी हम लोग डिस्कस किए एक केस का स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद नईम सुप्रा के बारे में। और दूसरा जो है अप्रोच, दूसरा रेमेडी हम लोग क्या ले सकते हैं कि अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन और आर्टिकल 32 इफ फंडामेंटल राइट आर अफेक्टेड। जहां ऐसे कोई डेरिवेटिव रिमार्क्स के से अगर फंडामेंटल राइट्स इंफ्रिंज होता है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप आर्टिकल 32 का पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। कंप्लेंट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंप्लेंट कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली फॉर ब्रीच ऑफ द जुडिशियल प्रॉपर्टी, आप क्या कहते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं कि यहाँ पे भी है ब्रीच ऑफ जुडिशियल प्रॉपर्टी हुआ है। अब हम लोग जो है डिस्कशंस काफी कुछ कर लिए, अब इसको जो है हम लोग समराइज करने की कोशिश करते हैं, कंक्लूजन्स में आते हैं। कंक्लूजन में यही है, लीगल पोजीशन यही है कि इफ कमेंट्स मेड विद इन जुडिशियल कंटेक्स्ट बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड नॉट ऑफेंस जस्टिफाइड अंडर द जुडिशियल पावर, उसको जस्टिफाइड किया जा सकता है क्योंकि वो केस से संदर्भ में कोई रिमार्क्स पास किए हैं। इफ कमेंट्स पर्सनल, अगर कोई कमेंट जज का कोई कमेंट पर्सनल है, स्वीपिंग और पॉलिटिकल, नॉट लिंक्ड टू द केस, अगर वो केस से लिंक ना हो, इम्प्रॉपर हो, कैन अमाउंट ऑफ द जुडिशियल मिसकंडक्ट, तो ऐसे सिचुएशंस में इसको जुडिशियल मिसकंडक्ट माना जाएगा बट नॉट क्रिमिनल ऑफेंस, लेकिन ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग काफी कुछ चर्चा किए। रिमेडीज, एक्सपांशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लेंट और जुडिशियल रिव्यू। अब हम लोग को जो लीगल एडवाइस, ये जज पब्लिकली एलिजिंग करप्शन इन द गवर्नमेंट विदाउट एनी केस रिकॉर्ड और एविडेंस इज नॉट जस्टिफाइड एंड मे अमाउंट टू द जुडिशियल इम्प्रॉपरिटी और मिसकंडक्ट, दो नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस। सिंपल बात यह है कि अगर कोई जजेस अपने रिमार्क्स पास करते हैं हाइपोथेटिकली एलिजिंग करप्शन इन द गवर्नमेंट विदाउट एनी केस रिकॉर्ड और एविडेंस इज नॉट जस्टिफाइड, इसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता, एंड एनी अमाउंट टू द जुडिशियल इम्प्रॉपरिटी और मिसकंडक्ट, दो नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन ऐसे कोई रिमार्क्स, डेरोगेटिव रिमार्क्स ही क्यों ना हो, लेकिन इसको आप क्रिमिनल कोड के अंदर जो है आप ऑफेंस नहीं कर सकते। However, if the judge made such observations in context of the pending case, किसी केस को डील करते हुए, किसी केस के जजमेंट सुनाते हुए, ऑर्डर पास करते हुए अगर ऐसे कोई रिमार्क्स किया है involving such issues, it is within judicial authority, ये जुडिशियल अथॉरिटी के अंदर होगा and cannot be treated as offense, और इसको जो है ऑफेंस नहीं माना जा सकता।
तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट इशू पे डिस्कस किए, बार एंड बेंच। अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग की जो बार एंड बेंच का जो रिलेशन है, ये रिलेशन की कोऑर्डिनेशन जो है, देखिए जब दो अलग अलग धारा है, एक को जजमेंट पास करना है और एक को बहस करना है, अपने क्लाइंट्स के फेवर में कुछ ऑर्डर लेना है, तो दोनों के इसमें तो रहेंगे ही, टसल थोड़ा बहुत तो रहेंगे, लेकिन अपनी मर्यादा में रह के अपनी बात को रखना है। और सभी को जो है इस संबंध में एक सोचना चाहिए। और खासकर जहां तक बार का संबंध है, हमारे बार को तो जो है जूनियर एडवोकेट्स के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए। अगर कोई होता क्या है कि हमारी जुडिशियल एकेडमी है, यहाँ पे जजेस के ट्रेनिंग होते हैं, लेकिन कोई न्यू कमर लॉयर अगर आता है तो उसके तो जज कोई ट्रेनिंग नहीं होते, कोई सीनियर के साथ रहते रहते सीखते हैं। तो उनको जो है चूंकि ये एडवोकेट्स लोग भी एक ब्लड एंड फ्लश के आदमी होते हैं, उनके भी इमोशंस होते हैं, कभी कभी गलती कर बैठते हैं। अगर कोई गलती जूनियर कर भी बैठ जाए तो हमारे बार उस एडवोकेट के साथ खड़े होंगे। एक जो है जनरल बॉडी मीटिंग बैठा करके एक रेजुलेशन पास किया जा सकता है कि इस संबंध में इस तरह की गलती हुआ, इस संबंध में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, व्हाटएवर माइट बी। तो बार को हमेशा एडवोकेट्स के हित में ही काम करना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी स्टेट बार काउंसिल के मेंबर को, चाहे वो किसी भी एडवोकेट एसोसिएशन के मेंबर क्यों ना हो, खुले दिमाग में ऐसे कैंडिडेट्स को आप सपोर्ट करेंगे, आप बार के लिए चुनेंगे जो आपके हक की बात कर सके, आपके हित की बात कर सके, और जो है बेंच के पास जो है आपकी बात को रख सके। आपकी जो समस्याएं है, इश्यूज है, अनगिनत इशू है, उनमें से प्रायोरिटी फिक्स करके अपनी बात को जो है रख सके और आपकी समस्याओं का समाधान निदान कर सके। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। स्पेशली हम लोग जुडिशरी क्लासेस लेते हैं और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 10 तक हो चुका है। आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी हमारे मेजर एक्ट को देखेंगे। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।